नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम TYBA सेमेस्टर 5 के दिव्य उपन्यास के लेखक यशपाल जी का जीवन और कवन देखेंगे। आपको परीक्षा में शायद ये से क्वेश्चन आ सकता है कि यशपाल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए दिव्य उपन्यास का कथासार लिखिए। यानी कि कभी कभी आपको यशपाल जी का जीवन कवन पूछा जाता है, तो इसलिए इस वीडियो में हम उनका जीवन कवन देखेंगे। यशपाल जी का जीवन कवन परीक्षा में आपको संक्षिप्त में पूछा जाता है, अतः इस वीडियो में हम जीवन कवन संक्षिप्त में देखेंगे। यशपाल का नाम हिंदी के ऐसे उपन्यासकारों में लिया जाता है जिन्होंने हिंदी उपन्यास को आदर्शवादी कुहेलिका से बाहर निकाल उसे नग्न यथार्थ को प्रखर चौधियाती रोशनी में लाने का प्रयत्न किया। उपन्यास की घटना की भांति ही यशपाल जी का जीवन भी घटनापूर्ण है। अपने साहित्य की भांति ही उनका जीवन भी बड़ा क्रांतिकारी रहा है। उसमें वैविध्य है और निरस्ता कहीं भी नहीं। मोटे तौर पर उनके जीवन के दो पक्ष हैं, क्रांतिकारी पक्ष और साहित्य पक्ष। यानी कि यशपाल जी के जीवन में कई संघर्षों का उन्होंने सामना किया। उनके जीवन में कई घटनाएं हुई और ऐसे कह सकते हैं कि उनका जीवन नीरस नहीं है। उनके जीवन में वैविध्यता है और उनके जीवन के दो पक्ष हैं, पहला क्रांतिकारी पक्ष और दूसरा साहित्यिक पक्ष। ये दोनों पक्ष एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि इन्हें जुदा करके नहीं देखा जा सकता है। इस संबंध में स्वयं यशपाल जी ने ही कहा है कि मैं साहित्य को साधन के रूप में मानता हूँ। मेरा ध्येय साहित्य द्वारा क्रांति की प्रवृत्ति और भूमिका तैयार करना ही रहता है। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि वो अपने साहित्य द्वारा क्रांति लाना चाहते हैं, यानी क्रांति की प्रवृत्ति और भूमिका तैयार करना चाहते हैं। अगर यशपाल जी के जन्म के बारे में कहें तो उनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उस समय उनकी माता श्री प्रेम देवी एक अनाथालय में अध्यापिका का काम करती थी। उनके पिता लाला हीरालाल स्थायी रूप से कांगड़ा जिले में रहा करते थे। इस रूप में अक्सर उनका तथा माता प्रेम देवी का कांगड़ा आना जाना होता था। यशपाल जी ने स्वयं को भी एक पहाड़ी क्षत्रिय ही माना है। यशपाल जी को उनके जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास कोई पैतृक रूप में संपत्ति तो नहीं थी, फिर भी पिता के स्थान उनके समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से था। यानी कि उनके पास कोई संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पिताजी का समाज में नाम था। उन्हें लोग लाला जी के नाम से संबोधित किया करते थे, किंतु आर्थिक स्थिति चिंतापूर्ण ही थी। स्वयं यशपाल जी ने लिखा है कि मैं जब कांगड़े गया, अपने पिता की स्थिति मुझे असम्मानजनक ही अनुभूति हुई, परंतु जाने क्यों लोग उन्हें लाला के सम्मानजनक नाम से ही संबोधन करते हैं। समाज में लोग उनके पिताजी को लाला जी के नाम से संबोधित करते थे। अब यह यशपाल जी को बात बहुत आश्चर्यजनक लगी। जब कांगड़ा जाते तो देखते कि लोग उनके पिताजी को मान सम्मान देते और उनको लाला जी कहकर बुलाते। यहाँ पर यशपाल जी को आश्चर्य होता है कि उनके पिताजी के पास कोई ज़्यादा संपत्ति या धन दौलत नहीं है और ना ही कोई ऐसी कोई नौकरी है, फिर भी लोग उनके पिताजी को क्यों इतना मान सम्मान आदर देते हैं या उनको लाला जी कहकर संबोधित करते हैं। परंतु यशपाल जी पर पिता का साया लंबे समय तक नहीं रहा। जब वे नेशनल कॉलेज में पढ़ने के लिए दाखिल हुए तब यशपाल जी के पिता का देहांत हो गया। यशपाल जी और उनके भाई धर्मपाल की सारी जिम्मेदारी उनकी माता के कंधों पर आ गई। उनकी माता के असीम साहस और प्रेम का उनके भावी जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ा था। यानी कि फिर पिताजी के मृत्यु के बाद उनकी माँ ने ही उनको पाला था, पोसा था। पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता कांगड़ा छोड़कर पंजाब में आ गई और यहाँ पर आर्य कन्या पाठशाला में 30 रुपये मासिक वेतन से नौकरी करने लगी, जिससे वो अपने दोनों बच्चों का अच्छी तरह से निर्वाह कर लेती थी। यशपाल जी के बचपन में ही अपने उत्तरदायित्व और माँ की ममता के प्रति आसक्त थे, अतः वे अपनी माँ को मदद करना अपना गौरव समझते थे। इसके बाद आर्य समाजी वातावरण में यशपाल जी की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई। उनकी माता यशपाल जी के भीतर दयानंद सरस्वती के आदर्शों को देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को गुरुकुल कांगड़ी में भर्ती कर दिया। अब एक आर्य समाज छात्र के रूप में यशपाल जी को कई अनुशासनों का पालन करना पड़ा, कई कड़े अनुशासनों का पालन करना पड़ा। अतः उनका गुरुकुल का वातावरण में मन नहीं लगा और अब वो वहाँ से गुरुकुल को छोड़ने का निश्चय किया।
उसके बाद यशपाल जी लाहौर के डीएवी स्कूल में पढ़ने चले गए। यहाँ पर उन्हें हिंदी के साथ साथ उर्दू भी सीखनी पड़ी। आगे चलकर यह प्रभाव उनकी भाषिक रचना पर भी पड़ा। सन 1919 में लाहौर छोड़कर फिरोजपुरी छावनी आ गए और सरकारी मिडिल स्कूल में भर्ती हो गए। यहाँ पर यशपाल साहित्यिक रचनाएं करने लगे थे और ट्यूशन करके अपना गुजारा स्वयं करने लगे थे। सन 1919 से उन्होंने क्रांतिकारी कार्यों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी वे मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। फिर अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया और अध्यापन कार्य भी साथ साथ करने लगे। अपने पैरों पर खड़े होते हुए सन 1925 में उन्होंने बीए किया और उसी वर्ष पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। प्रतिभा क्रांतिकारी वीर भगत सिंह यशपाल के बचपन के साथी थे। इस प्रकार सुखदेव और भगवती चरण जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में भी वे रहे। यशपाल के विचार निरंतर क्रांतिकारी होते चले गए और वे जलते अंगारों पर खेलने लगे। वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने भी क्रांति का अलख जगाया और देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कुछ परिस्थितियां भी इसी प्रकार की पैदा हुई कि वे निरंतर क्रांति पथ की ओर अग्रसर होते चले गए। सन 1929 में भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका। परिणामतः उनकी बम फैक्ट्री पकड़ी गई और यशपाल जी को फरार होना पड़ा। इसके बाद तो उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अनेक सशस्त्र संघर्षों में सक्रिय भाग लिया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि क्रांतिकारी यशपाल के हाथ की पिस्तौल साहित्य के क्षेत्र में कलम बनकर उभर के आई। प्रजातंत्र सेना के कमांडर चंद्रशेखर आज़ाद सन 1931 में शहीद हुए तो यशपाल को समाजवादी प्रजातंत्र सेना का कमांडर चुना गया। यह वह समय था जब लाहौर और दिल्ली में षड्यंत्रों के विरुद्ध मुकदमे चल रहे थे और यशपाल को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखे थे। 23 फरवरी सन 1932 में उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें 14 वर्ष की कठोर सजा मिली या दंड मिला। बरेली सेंट्रल जेल में ही अगस्त 1936 में यशपाल जी का विवाह श्रीमती प्रकाशवती कपूर से हुआ। प्रकाशवती भी क्रांतिकारी दल की सदस्य थी जो सन 1930 में लाहौर से फरार होकर क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गई थी। क्रांति के अनेक कार्य यशपाल और प्रकाशवती ने साथ साथ किए। इस प्रकार दो क्रांतिवीरों का यह अद्भुत मिलन था। जेल से मुक्त होने के बाद पत्नी ने यशपाल जी के साहित्यिक कार्यों में पूरा सहयोग दिया। यशपाल ने विप्लव पत्रिका और विप्लव कार्यालय का श्री गणेश किया तो प्रकाशवती जी ने उन दोनों का समस्त भार अपने कंधों पर उठा लिया। वस्तुतः यशपाल जी को निरंतर रचनात्मक प्रेरणा देने में और उनके साहित्य को प्रकाशित करने में श्रीमती प्रकाशवती कपूर का विशेष योगदान रहा है। अब उनका साहित्यिक जीवन देखते हैं। यशपाल जी का समूचा व्यक्तित्व यद्यपि क्रांति के अंगारों के बीच पला, किंतु मूलतः वे रचनाधर्मी कलाकार ही रहे थे। उनका साहित्यिक व्यक्तित्व वेदना और कष्ट की भट्ठी में तपकर मणिकांचन की तरह निखरा और वे एक निर्भीक साहित्यिक के रूप में हिंदी जगत में दिखाई दिए। उनकी साहित्यिक प्रतिभा का पूर्ण विकास तो हमें जेल की रिहाई के बाद ही दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इस प्रकार है। यशपाल जी के साहित्य सृजन की बात करें तो उपन्यास उनके निम्नलिखित हैं। दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप और तेरी मेरी उसकी कविता। कहानी संग्रह की बात करें तो पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, भस्मावृत चिंगारी, उतनी की माँ, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ज्ञान दान, वो दुनिया आदि यशपाल जी की कहानी संग्रह हैं। और चक्कर क्लब, कुत्ते की पूछ आदि यशपाल जी के व्यंग्य संग्रह हैं। अगर उनके नाटकों की बात करें तो उसमें है नशे नशे की बात, रूप की परख और गुड़बाई दर्द दिल। निबंधों की बात करें तो साहित्यिक निबंध में साहित्य कला और प्रेम, सामाजिक निबंध में जीवन का आधार, राजनीतिक निबंध में श्रेणी समस्या और राम राज्य की पड़िया, कविगत निबंध में यह नैनीताल है, बीवी जी कहती है और मेरा चेहरा रोबीला है, और यात्रा विषयक निबंध में लोहे की दीवार की दोनों ओर। अतः कह सकते हैं कि यशपाल जी ने उपन्यास के साथ साथ कहानी, व्यंग्य क्षेत्र, नाटक कार क्षेत्र और निबंध क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है।